गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ रहे थे हम तब। दो प्रोविजन हमने उसके देखे थे, ऑल इंडिया फेडरेशन और डिवीजन ऑफ पावर। थर्ड प्रोविजन है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये हमने पहले पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी इंट्रोड्यूस की थी प्रोविंस में। तो मैंने उसी टाइम पे बताया था कि नेक्स्ट वाले स्टेप पे डायरकी को अबोलिश कर दिया है, सेंटर में लेके आएंगे और प्रोविंस में से हटा दिया जाएगा क्योंकि वो काम नहीं कर पा रही थी। ठीक है, सो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल डायरकी। तो डायरकी प्रोविंस में 1919 में इंट्रोड्यूस की थी और 1935 में हटा दी। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि कब इंट्रोड्यूस की गई थी और कब डायरकी को रिमूव किया गया। डायरकी का मतलब था कि जो एग्जीक्यूटिव्स के पास पावर थी उनको दो में डिवाइड कर दिया गया था। गवर्नर दोनों में कॉमन था, जो भी प्रोविंस का गवर्नर होता था, जैसे आज के हमारे स्टेट के गवर्नर हैं तो उस टाइम पे भी प्रोविंस के गवर्नर थे, तो उन गवर्नर्स में एग्जीक्यूटिव पावर को डिवाइड किया जाता था। जब वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करते थे, मतलब इंप्लीमेंटेशन की पावर, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है किसी चीज को इंप्लीमेंट करने की पावर, तो उसमें उनकी दो अलग अलग काउंसिल थी। एक काउंसिल में मेनली ब्रिटिशर्स होते थे, वो वाली काउंसिल स्टेट लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, ये हमने पढ़ा था। और जो दूसरी काउंसिल थी उसमें मेनली इंडियन होते थे। ठीक है, ये सिस्टम था डायरकी का, जिसको 1935 में अबोलिश कर दिया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एस्टैब्लिश कर दी गई। देन डायरकी एट द सेंटर, तो ये हमने पढ़ा था दो कंसेप्ट, डायरकी एंड बाइकैमरलिज्म। इन दोनों को रिवर्स किया गया था। 1919 डायरकी प्रोविंस में, बाइकैमरलिज्म सेंटर में। 1935 रिवर्स हुआ, डायरकी सेंटर में, बाइकैमरलिज्म प्रोविंस में। बाइकैमरलिज्म मतलब दो हाउसेज का होना, हैविंग टू हाउसेज फॉर द लेजिस्लेशन इज नोन एज बाइकैमरलिज्म। ये बाइकैमरलिज्म इंडिया में आज भी है, सेंटर में भी है जहां पे दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और कुछ स्टेट में भी है बाइकैमरलिज्म इंडिया में। टोटल 6 स्टेट हैं इंडिया में जहां पे अभी भी बाइकैमरलिज्म है। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 6 स्टेट में अभी भी इंडिया में बाइकैमरलिज्म है। बाइकैमरलिज्म मतलब दो हाउस होना। एक तो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हर एक स्टेट में है। 28 स्टेट है इंडिया में, तो 28 स्टेट में हर एक स्टेट की अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसे हरियाणा की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चंडीगढ़ में बैठती है, बिकॉज नॉर्मली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैपिटल में बैठती है और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। ठीक है, तो हर एक स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसमें एमएलए बैठते हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हरियाणा में 90 एमएलए हैं, तो वो 90 एमएलए वहां स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठेंगे। तो हर एक स्टेट की अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। उसके साथ 6 स्टेट ऐसे हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, एलसी, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल दूसरा हाउस होता है स्टेट में। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनाना और उसको खत्म करना, अबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, एचसीएस ने पूछा था, हरियाणा सिविल सर्विस ने, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 169 में गिवन है, क्रिएशन एंड अबोलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, आर्टिकल 169 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये पावर पार्लियामेंट के पास है कि वो किसी भी स्टेट में सेकंड हाउस क्रिएट कर भी सकती है
और उसको अबोलिश भी कर सकती है। नॉर्मली ये काम मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना नॉर्मली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की रिक्वेस्ट पे किया जाता है, लेकिन करती पार्लियामेंट है। ठीक है, अभी उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जो डिमांड कर रहा है कि मेरे यहां स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाओ, पेंडिंग है उसकी रिक्वेस्ट। पहले 7 स्टेट थे, 7वां था जम्मू एंड कश्मीर। 2019 में जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटा के यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। ये पावर भी पार्लियामेंट के पास है, किसी भी स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर सकती है, किसी भी यूटी को स्टेट में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, तो वहां पे जम्मू कश्मीर से 2 यूटी बना दी गई, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और जो उसका बाई कैमरल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का वो ले लिया गया। ठीक है, 28 स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक स्टेट में है, काउंसिल 6 में है। ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरी है इंडिया में फिलहाल। उनमें से 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। नॉर्मली यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, क्योंकि यूनियन टेरिटरी मैंने आपको बताया था जो पुराने ब्रिटिश कमिश्नरेट थे उनको यूनियन टेरिटरी में नॉर्मली कन्वर्ट किया गया था। यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाई जाती है कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 3 चीजें देखी जाती है किसी प्लेस को यूटी बनाते वक्त। वहां पे कल्चर का क्या कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना है। कहीं ऐसा हो कि पूरा एक स्टेट है और उस स्टेट में एक छोटी जगह ऐसी है जहां का कल्चर ही अलग है और उस कल्चर को खतरा है, उसकी एग्जिस्टेंस को खतरा है, तो इंडियन पार्लियामेंट उस जगह को यूटी में कन्वर्ट कर सकती है। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे कोई ट्राइबल ग्रुप रह रहे हो या कोई एक बड़ा ट्राइबल ग्रुप रह रहा हो जिसकी एग्जिस्टेंस को खतरा हो, तो भी उसको यूटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे यूटी में पार्लियामेंट कन्वर्ट करती है। सो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी, ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल नहीं। काउंसिल तो इन 6 में ही है। यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती, लेकिन ये 3 ऐसी हैं जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होने का मतलब वहां सीएम होगा। पुदुचेरी में सीएम है, दिल्ली में सीएम है, जम्मू कश्मीर में सीएम है। बाकी जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे नहीं है। ठीक है, वहां पे आपको नॉर्मली एलजी मिलेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उन यूटीज को गवर्न करता है। उसी के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लेजिस्लेटिव पावर यूनियन टेरिटरी की सेंटर के पास होती है। ठीक है, सो ये दोनों कंसेप्ट, डायरकी को तो हमने हटा ही दिया, हमने डायरकी नहीं बोरो किया। डायरकी तो 35 में भी इंप्लीमेंट हो नहीं पाया, सेंटर में भी कंसेप्ट आया जरूर था डायरकी का। तो डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, इंट्रोड्यूस किया गया लोअर लेवल पे। पहले देखा गया क्या ये सिस्टम काम कर सकता है, नहीं कर पाया। ठीक है, और उसके बाद उसको सेंटर में लगाया गया, सेंटर में भी काम नहीं कर पाया, तो उसके बाद उस कंसेप्ट को हटा ही दिया गया डायरकी के। बाई कैमरलिज्म पहले सेंटर में लाया गया, आज भी सेंटर में है, इससे याद रख लेना। अभी तो मैं बता रहा हूं तो याद रहेगा, बाद में ये याद नहीं रहेगा कि पहले सेंटर में आया कि प्रोविंस में, तो ऐसे याद रखना। बाई कैमरलिज्म आज सेंटर में है, तो पहले भी सेंटर में ही आया था सबसे पहले, फिर बाद में स्टेट में आया। ठीक है, तो हमारे 6 स्टेट में अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो डायरकी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी सेंटर में, वही रिवर्स सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट सेम जो प्रोविंस में करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। ठीक है, बाई कैमरलिज्म इन द प्रोविंस, प्रोविंस में बाई कैमरलिज्म लाया गया। कितने प्रोविंस थे? 11 में से 6 में बाई कैमरलिज्म लाया गया। बाई चांस को इंसिडेंटली ऐसा है कि पहले भी 6 में था और अभी भी 6 में है। इसका पहले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि इंडिया में तो 7 में था, अभी 6 में हुआ है 2019 में।
ठीक है, तो ये कोइंसिडेंस है कि पहले भी 6 में था और अब भी 6 में है, लेकिन पहले वाले 6 और अब वाले 6 में से फर्क है। देखो बंगाल में नहीं है अभी, बॉम्बे में है। बॉम्बे पहले जो बॉम्बे था वो आज का महाराष्ट्र और गुजरात है। आज के महाराष्ट्र और गुजरात को पहले बॉम्बे बोलते थे। बॉम्बे प्रोविंस था। 1960 में बॉम्बे को बदल के महाराष्ट्र और गुजरात 2 स्टेट बनाए गए थे। ठीक है, ऐसे बनने वाला इंडिया में गुजरात पहला स्टेट बना था जो इंडिपेंडेंस के बाद ऐसे अलग होके बना था बॉम्बे से। ठीक है, 1960 लैंग्वेज के बेस पे ऐसे कार्व आउट किया गया था उसको। हम पढ़ेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बाद में, तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 कि इंडिया में स्टेट्स को कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया इंडिपेंडेंस के बाद। तो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास उस टाइम का मद्रास था तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये कुछ एरिया तेलंगाना का, ये उस टाइम का मद्रास था। तो मद्रास एक बड़ा प्रोविंस होता था। बाद में मद्रास को डिवाइड किया गया, आंध्र प्रदेश अलग से स्टेट बनाया गया और तमिलनाडु अलग स्टेट बना। तेलुगु स्पीकिंग पर्सन तमिलनाडु में गए, तमिल स्पीकिंग पर्सन आए इसमें तेलुगु स्पीकिंग पर्सन गए आंध्र प्रदेश में और तमिल स्पीकिंग पर्सन आए तमिलनाडु में। तो मद्रास से 2 स्टेट बनाए गए। फिर मद्रास को कैपिटल बनाया गया और बाद में उसका नाम बदल के चेन्नई रख दिया गया। आज हम उसको चेन्नई के नाम से जानते हैं मद्रास को। ठीक है, बिहार में आज भी है, पहले भी थी। आसाम में अब नहीं है। यूनाइटेड प्रोविंस, ये यूपी का पुराना नाम है, तो यूपी में आज भी है, पहले भी थी। तो 2 ऐसे स्टेट हैं, बिहार, यूपी और बॉम्बे, जिनमें पहले भी थी और अभी भी है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, 3 बदल गए हैं। नॉर्मली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ये दोनों इसलिए बनाई जाती हैं जब स्टेट का एरिया बहुत बड़ा हो और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो। ये दोनों फैक्टर जब आते हैं ना तब बनाई जाती है। एरिया तो बड़ा राजस्थान का भी है, राजस्थान में नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है। तो एरिया बड़ा हो स्टेट का और पॉपुलेशन बड़ी हो तो उस केस में सेकंड हाउस को क्रिएट किया जाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को। इसको SLC भी लिख सकते हो, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सब स्टेट में है, ये सिर्फ 6 स्टेट में है। एक्सपेंशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट सबसे पहले दिए गए थे 1909 में। किसको दिए गए थे? मुस्लिम्स को। किसने दिए थे? लॉर्ड मिंटो, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा 1919 का एक्ट। ये कम्युनल इलेक्टोरेट को क्रिश्चियंस को दिया गया, यूरोपियंस को दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दिया गया और सिख को दिया गया। ठीक है, इस वाले एक्ट में और ज्यादा एक्सपेंड किया गया उसको। किसको मिला? कम्युनल इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लास को मिला, वुमेन को मिला और लेबर को मिला। इन 3 को और एक्सटेंड कर दिया गया। हालांकि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे 1930, 1931, 1932। इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बेस पे रैमसे मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटेन के पीएम थे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड दिया था। कम्युनल अवार्ड का मतलब था डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट। ये हमने पढ़ा था। तो फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड रैमसे मैकडोनाल्ड 1932, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट लॉर्ड मिंटो 1909। ठीक है, और बीच में अलग अलग को भी मिला। ठीक है, ये यूपीएससी ने पूछा है कब कब कम्युनल इलेक्टोरेट को
अलग अलग क्लासेस को दिया गया था। तो इस एक्ट में इनको दिया गया, इस एक्ट में इनको दिया गया, क्योंकि यूपीएससी पूछता नहीं, वो स्टेटमेंट देता है तो आपको बताना होता है स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट वाला सिस्टम है ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है। नेक्स्ट 1935 में और क्या आया? अबोलिशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया। ये काउंसिल ऑफ इंडिया अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था, पीछे से बता रहा हूं मैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या हुआ था इस एक्ट में? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, डबल गवर्नमेंट आई थी। एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उनके साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्रिएट किया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी ये कंपनी का कमर्शियल फंक्शन देखते थे, कमर्शियल फंक्शन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये देखते थे पॉलिटिकल, रिवेन्यू कलेक्शन और मिलिट्री फंक्शन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर हमने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इन दोनों पोस्ट को खत्म कर दिया गया और इनकी जगह पे एक नई पोस्ट बनाएगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 15 लोगों की एक काउंसिल दी गई थी उसको एडवाइस करने के लिए, जिसको मैंने बताया था कि काउंसिल का डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता था, सिर्फ एडवाइजरी थी नेचर में। यूपीएससी ऐसी चीजों को बहुत पूछता है कि एडवाइजरी था कि बाइंडिंग था। तो ये जो काउंसिल बनाई गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को डिसीजन लेने में जो हेल्प करती थी, तो इसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं था। तो ये इसी काउंसिल की बात कर रहे हैं। इस काउंसिल को बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में और अबोलिश कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया which was established by government of India Act to advise Secretary of State in London was abolished. Done? फिर उसके बाद क्या किया गया? कुछ की इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। सबसे पहले आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है कि आरबीआई कौन से एक्ट से एस्टैब्लिश हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविजन आया था। हालांकि यहां पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आएगी। आरबीआई को बनाया गया आरबीआई एक्ट 1934 से, एक साल पहले ही बना लिया गया था इसको। आरबीआई बना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, ये एक्ट से आरबीआई को एक प्राइवेट बैंक बनाया गया था, प्राइवेट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। तो इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट इंडिया में हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। आरबीआई ने फंक्शन करना स्टार्ट किया, वर्किंग स्टार्ट की 1 अप्रैल 1935 से। इस तारीख से आरबीआई ने इंडिया में फंक्शनिंग स्टार्ट की थी। इसीलिए हम इंडिया में फाइनेंशियल ईयर को 1 अप्रैल से स्टार्ट करके और 31 मार्च तक कंसीडर करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो इंडिया में होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च तक चलता है। ये ब्रिटेन का सिस्टम है। बहुत सारी कमेटीज आई इंडिया में कि भाई इसको बदला जाए, कि इसको इंडिया का जो कैलेंडर है एनुअल कैलेंडर उसके अकॉर्डिंग किया जाए, लेकिन वैसा करने में बहुत ज्यादा चेंज करने पड़ेंगे, बहुत सारी कैलकुलेशंस बदलनी पड़ेंगी, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे चेंज आएंगे। ठीक है, इकोनॉमी में बहुत सारे चेंज आएंगे, तो उसके लिए वो रिकमेंडेशन मानी नहीं गई है। ठीक है, 2 चीजों की डिमांड है, एक तो एजुकेशनल ईयर जनवरी टू दिसंबर किया जाए और दूसरा फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर किया जाए। लेकिन वो डिमांड जो है मांगी नहीं गई है। उनको हम अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे कि ये 2 डिमांड आई है, अलग अलग क्या, दोनों को इकोनॉमिक्स में ही पढ़ेंगे, क्योंकि एजुकेशन भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट माना जाता है और आरबीआई तो है ही इकोनॉमिक्स का पार्ट। ठीक है,
तो आरबीआई बना। देन उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन, बाकी बाद में हम आरबीआई को डिटेल में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। पब्लिक ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर बने थे, ओसबोर्न स्मिथ was the first governor of RBI. कैलकाटा में खुला था 1935 में। 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कैलकाटा में ही था। 1937 में हेडक्वार्टर को बदल के मुंबई किया गया था। मुंबई इन ए प्लेस नेम दलाल स्ट्रीट, और आज भी इसका हेडक्वार्टर वहीं पे है आरबीआई का। ठीक है, प्राइवेट बैंक है ये आरबीआई। गवर्नमेंट बैंक बनेगा 1949 में, 1949 में। 1949 तक ये प्राइवेट बैंक की तरह ही काम करेगा। ठीक है, 1949 में गवर्नमेंट बैंक बनेगा। ये पूछा है यूपीएससी ने, उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। किसी प्राइवेट बॉडी को गवर्नमेंट बॉडी में कन्वर्ट करना की प्रोसेस को नेशनलाइजेशन बोलते हैं। नेशनलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्राइवेट एंटिटी इनटू ए पब्लिक एंटिटी। पब्लिक एंटिटी में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो किसी प्राइवेट को तो उसको नेशनलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, और इसके रिवर्स को बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है, या प्राइवेटाइजेशन भी बोल सकते हो, कि डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कुछ पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, अब गवर्नमेंट वो पैसा वापस दे रही है, तो डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको, कि डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने। करंट गवर्नमेंट पे ये एलिगेशन लगता है कि उन्होंने मोस्ट ऑफ द जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस था उनको प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। लेकिन इंडिया में जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से मोस्टली नुकसान में चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं। गवर्नमेंट हर साल उनको फाइनेंस करता है, पैसा देता है, और वो हर साल घाटे में चलते हैं। फिर भी चलाए इसलिए हुए हैं क्योंकि उन पब्लिक कंपनीज ने, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट कंपनी ने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। तो गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी समस्या हो जाएगी अगर सबको बंद कर दिया तो। ठीक है, और ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट बॉडी स्टार्ट किए थे एस्टैब्लिश करने जवाहरलाल नेहरू ने। इकोनॉमिक्स में सेकंड 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे हम। 5 ईयर प्लान नाम की एक चीज होती थी जहां पे प्लान किया जाता था अगले 5 साल क्या कर रहा है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में पहली बार इंडिया में ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड प्रोविजन था पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एस्टैब्लिश किए गए। पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप आज यूपीएससी के नाम से जानते हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 315 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 315 से 323 तक गिवन है यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके बारे में गिवन है। तो पहले इसका नाम था यूपीएससी का फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको पीसीएस बोलते हैं, जैसे हरियाणा में एचसीएस है, यूपी में यूपी पीसीएस है। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जा सकता है अगर 2 या उससे ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करें कि भाई हम लोग अपने एग्जाम नहीं कंडक्ट करना चाहते, हम लोगों के बिहाफ पे सेंटर जो है वो एग्जाम कंडक्ट कर ले, तो इंडिया में ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रोविजन है। हालांकि इसको यूज नहीं किया जाता है क्योंकि हर एक स्टेट अपने एग्जाम करवा लेता है। इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था ली कमीशन बनाया गया था 1926 में। ठीक है, उसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी तो उसकी रिकमेंडेशन को लागू किया गया था, ली कमीशन 1926। उससे पहले हमने पढ़ा था 1854,
मैकुले कमीशन बनाया गया था, ठीक है। उससे पहले हमने पढ़ा था 1853 सिविल सर्विसेज इंडियंस के लिए ओपन कर दी गई थी। कौन सी वाली? कोवनेटेड वाली हायर सर्विसेज। और ये कोवनेटेड और अनकोवनेटेड सिविल सर्विस बनाई थी वॉरेन हास्टिंग ने, सॉरी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। और डीसी की पोस्ट क्रिएट की थी वॉरेन हास्टिंग ने। तो ये पूरा का पूरा मैंने इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विस बता दिया आप लोगों को, इवोल्यूशन पीछे से आगे तक, ठीक है। तो आप इसको कहीं एक जगह पे लिख लेना। देन फेडरल कोर्ट बनाई गई, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। फेडरल कोर्ट मतलब आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बनाया गया। बना कब? 1937 में। एस्टैब्लिश कहां हुआ? दिल्ली में। तो अगर ये पूछा जाए कि फेडरल कोर्ट कब बना, जो कि पूछा गया है कई एग्जाम्स में, तो ईयर वाज 1937, ठीक है। कौन से एक्ट से बना ये पूछा जाए तो आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो दोनों अलग चीजें हैं, कौन से एक्ट से बना या कब बना, ठीक है। इससे पहले हमने एक सुप्रीम कोर्ट कहां देखा था? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में 1774 में, जिसको बाद में बंगाल हाई कोर्ट, सॉरी कलकत्ता हाई कोर्ट बना दिया गया था 1862 में। 1861 में एक्ट आए हाई कोर्ट बनाने के, 1862 में उसको हाई कोर्ट बना दिया गया था। देन उसके बाद अब फिर ये फेडरल कोर्ट बनाया गया 1937 में, और बाद में इसको 26 ऑफ जनवरी 1950 को इसको सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाएगा इंडिया का। अगर ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट कब बना, तो आंसर है 26 जनवरी 1950। कई बार ये पूछा गया है, स्टेट पीसीएस पूछते हैं नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन, कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्किंग कब से स्टार्ट की, तो आंसर होगा 28 ऑफ जनवरी 1950। दोनों अलग चीजें हैं। अगर कहीं पे कंफ्यूज करके दे रखा है तो आप क्लियर कर लेना। तो अगर कहीं ये लिखा हुआ है कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट 28 जन 1950 को बना था, तो वो गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपनी वेबसाइट पे ही बोलता है कि हम 26 ऑफ जनवरी को बने थे, तो हम ऑफिशियल डाटा ही लेंगे। बने थे बना था 26 जनवरी को। इसी दिन और क्या हुआ था? इंडिया रिपब्लिक हुआ, हम रिपब्लिक बने, हमारे पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए, और वर्किंग स्टार्ट की सुप्रीम कोर्ट ने 28 ऑफ जनवरी 1950 से, ठीक है। पहले 8 जज होते थे सुप्रीम कोर्ट में, फिर 11 हुए, फिर 14 हुए, फिर 18, फिर 26, फिर 31, फिर 34 और अब 38 है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले जब बना सबसे पहली बार 8 जज थे, 7+1, फिर 10+1, 13+1, 17+1, 25+1, 30+1 और फिर 33+1। अभी कुछ टाइम पहले तक थे, तो अभी रिसेंटली 37+1 हो गए हैं, ठीक है। हालांकि अभी करंट स्ट्रेंथ 37 ही है, एक जज की अपॉइंटमेंट होना बाकी है, ठीक है। लेकिन ऑफिशियली अभी नंबर हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का 38 है। ये नंबर को बढ़ाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हु हैज द पावर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ का मतलब है नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज को बढ़ाने की पावर किसके पास है, तो दिस पावर इज विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास और क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले हमने, क्या और पावर पढ़ी थी? लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्रिएशन और अबोलिशन की पावर भी पार्लियामेंट के पास है। और एक कल भी पढ़ा था कुछ पार्लियामेंट के पास है, आर्टिकल 248 बताया था मैंने, रेज्यूडरी पावर। जब कोई नया सब्जेक्ट आ जाए उस पे लॉ बनाने की पावर किसके पास है? आर्टिकल 248। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाई के, जब हम करेंगे ना तो आपको पता लगेगा। जो आप लोगों ने टेस्ट दिया था ना उसमें मोस्टली पीवाई क्यू ही थे,
जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था उसमें मोस्टली पीवाईक्यू थे। तो ये सब क्वेश्चन पीवाईक्यू में हम कवर करेंगे। जैसे चैप्टर करेंगे उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ोगे, ये सारे आए हुए हैं कभी ना कभी। तो ये तो जब इसके नंबर बताइए, ये 1950 के बाद से 90 यहाँ से स्टार्ट हो गए। यहाँ पे इतने क्रिएट किए गए थे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इतने थे। ठीक है, याद रखने के लिए ऐसे याद रख लेना 8148, बस ये एक नंबर अलग आएगा 148, अदरवाइज याद नहीं रहेंगे। 8148, फिर एक 26 है बस बीच में 148। ठीक है, तो 111 लग जाएगा, यहाँ 333 लग जाएगा। तो 8 से स्टार्ट हुआ था, 8 148, फिर 6 है, फिर 148। ठीक है, अदरवाइज वो याद नहीं रहेंगे। याद रखने हैं, हाँ रखने हैं, नंबर जहां पे मैं नंबर बता रहा हूं वहां याद रखना है, नहीं तो याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हाँ जितना आप ज्यादा याद रख सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं ये कहूं कि ये मतलब नहीं याद रखो, आप उसको भी याद रखोगे तो बेनिफिट आपको ही मिलेगा। मैं बता रहा हूं प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पे, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि कितना याद करें, उसका रिटर्न कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, एक टॉपिक तो पढ़ लेंगे लेकिन सारे टॉपिक को इतने डेप्थ में याद कैसे रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सारा याद कर लेना बेटर होता है। तो फेडरल सिस्टम हो गया, 1937 में बन गया। देन आया क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन के आने की स्टोरी समझो पहले तो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में। 1937 में कुछ हुआ था। क्या हुआ था? हाँ बोलो, गलत ही हो गए ज्यादा से ज्यादा। इलेक्शंस हुए थे, नहीं इलेक्शंस हुए थे, हमने पढ़ा था कल, हमने पढ़ा था 1937 में इलेक्शन हुए थे। उन इलेक्शंस में 8 जगह पे 11 में से कांग्रेस की सरकार आई थी। ठीक है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक जगह पे भी सीट सिक्योर नहीं कर पाया था। डन। उसके बाद 1940 अगस्त डिक्लेरेशन, अगेन यूपीएससी ने पूछा है व्हाट वाज द अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1940। 1940 का अगस्त डिक्लेरेशन, 1940 का अगस्त डिक्लेरेशन था लॉर्ड लिनलिथगो इस टाइम पे इंडिया के वॉइसरॉय थे। – 1936 से 1944 तक। तो ये भी याद रख लेना, ही वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ये इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉइसरॉय थे। पहला कौन था? पहला वॉइसरॉय, हाँ लॉर्ड कैनिंग विलियम बेंटिंग तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो। पूछा नहीं गया है, पीसीएस पूछ सकते हैं, यूपीएससी के पूछे जाने की तो पॉसिबिलिटी कम ही है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, और पहला वॉइसरॉय था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो इसने अगस्त डिक्लेरेशन दिया। अगस्त डिक्लेरेशन था डोमिनियन स्टेटस, कि भाई हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने पहली बार हाँ भरी कि भाई हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस मतलब, डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि जो एक्सटर्नल अफेयर और डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर बाहर के साथ जो रिलेशन रखने हैं बाहर की कंट्रियों के साथ, और डिफेंस, ये फंक्शन तो रखेंगे ब्रिटिशर्स अपने पास, बाकी दे देंगे इंडियंस को। ठीक है, जब ये बात हुई कि बाकी दे देंगे इंडियंस को, तो किसको दिया जाएगा ये बात हुई। तो यहां से एक बड़ी रिफ्ट स्टार्ट हुई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। द सेम ईयर 1940 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन हुआ। और उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेशन ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री में भी नहीं पढ़ेंगे,
ठीक है, क्योंकि वो पढ़ेंगे पाकिस्तान वाले, ठीक है, हम पढ़ेंगे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी कब थी? 1906 ढाका में सलीमुल्लाह खां और आगा खां नाम के दो पर्सन थे जिन्होंने बनाई थी। सलीमुल्लाह खां वाज द नवाब ऑफ ढाका। अगर एक का नाम आए तो इसी पर्सन का लेना है। लॉर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा हुआ है, किसी पीसीएस ने दोनों नाम दे दिए थे, तो सलीमुल्लाह खां पे आंसर करेंगे। लाहौर सेशन हुआ 1940 का, उन्होंने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। दैट रिजोल्यूशन वाज द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कि हम लोगों ने तो पाकिस्तान क्रिएट कर दिया है, ठीक है, बस अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से करवाना है कि वो पाकिस्तान क्रिएट कर दे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑब्वियसली बात है, इस सेशन को प्रिसाइड कौन कर रहे होंगे? मोहम्मद अली जीना। मोहम्मद अली जीना इस सेशन को प्रिसाइड कर रहे थे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1940 लाहौर सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्रिसाइडेड बाय मोहम्मद अली जीना। क्या किया उन्होंने? पाकिस्तान का रिजोल्यूशन पास कर लिया कि पाकिस्तान बना के मानेंगे अब हम, ठीक है। देन इसी टाइम पे 1939 जब ये सब कुछ हो रहा है, 1939 टू 1945 वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन की हालत टाइट थी, उनको इंडियन का सपोर्ट चाहिए। इंडियन सपोर्ट का मतलब वो ये चाहते थे कि इंडियन शांति से बैठें, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो ज्यादा आर्म फोर्सेस लगानी पड़ेंगी। आर्म फोर्सेस चाहिए उनको हिटलर से लड़ने के लिए, तो वो कुछ आर्म फोर्सेस को इंडिया से मूव करना चाह रहे थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया आईएनसी को कि भाई देखो, हमने डोमिनेंस स्टेटस दे दिया है, ठीक है, जिसको गांधी ने बोला कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, कि भाई ये चीज तो हम लोग कब डिमांड कर चुके हैं, बहुत पहले डिमांड कर चुके हैं, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, और 1929 में तो हमने पूर्ण स्वराज ही डिमांड कर दिया था, तो अब तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप सपोर्ट करो, हम वर्ल्ड वॉर 2 ओवर होने के बाद बात करेंगे आपसे। तो कांग्रेस बोली नहीं, हम सपोर्ट एक ही कंडीशन पे करेंगे, अगर आप अभी के अभी इंडिपेंडेंस दे रहे हो तो हम सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। लॉर्ड लिलिथगो ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में या ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास लिख के भेजा कि भाई इंडियंस तो इस बात पे एग्री करेंगे। इस टाइम पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, काफी फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं वो, विंस्टन चर्चिल, और इंडिया की इंडिपेंडेंस के बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे, वो चाहते ही नहीं थे कभी इंडिया इंडिपेंडेंस हो, और वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। यूके में 2 ही पार्टी चलती है मेनली, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। जैसे हमारे यहां पे मेनली एनडीए और यूपीए चलता था अभी तक, ठीक है, तो वहां पे कंजर्वेटिव और लिबरल नेबर 2 ही पार्टी चलती है। ऐसे ही यूएसए में डेमोक्रेट और रिपब्लिक, ये 2 पार्टी चलती हैं। यूएसए डेमोक्रेट और रिपब्लिक, यूके में लेबर और कंजर्वेटिव, ठीक है। अभी भी लेबर पार्टी के पीएम है वहां पे, कियार स्टारमर, जो ब्रिटेन के पीएम है, वो लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इंडिया में बाहर से देखने पे लगता है कि 2 का ही रूल रहा है, या तो एनडीए पावर में रहा है या यूपीए पावर में रहा है, हालांकि वो 2 ब्लॉक है, ठीक है, तो उनके भी 2 ब्लॉक ही है वो, तो उनमें बहुत सारी पार्टीज है। तो बाई 2 पार्टी सिस्टम ना तो यूके में है ना यूएसए में है, ये बाहर से दिखने में लगता है। बाहर से दिखने में तो इंडिया में भी 2 पार्टी लगता है, या तो यूपीए पावर में रही है या एनडीए पावर में रही है, तो बाहर वालों को तो ये लगेगा 2 ही पार्टी इनके पास भी, तो ऐसे ही हमें भी लगता है कि उनके पास 2 पार्टी है, लेकिन ऐसा है नहीं। यूएस भी मल्टी पार्टी सिस्टम है और यूके भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। मेजर पार्टी 2 है, जैसे हमारे यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी, तो उनके वहां पे भी मेजर पार्टी है, उनमें ही बाकी आके मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो इंडिया की डिपेंडेंस के बिल्कुल फेवर में नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन में इलेक्शंस ड्यू थे, मतलब इलेक्शंस होने वाले थे, तो उन्होंने स्टैफर्ड क्रिप्स को चुना। स्टैफर्ड क्रिप्स कौन था? उनका अपोजिशन लीडर था। जैसे आज के टाइम पे अगर
नरेंद्र मोदी को कोई डेलीगेशन भेजना हो, राहुल गांधी को हेड बना के भेज दे कि भाई जाओ, आप जाओ, ठीक है। तो उन्होंने स्टेफर्ड क्रिप्स को चुना। लिखा हुआ है लेफ्ट विंग पॉलिटिशियन। विंस्टन चर्चिल थे राइट विंग। ये दो आइडियोलॉजी है, लेफ्ट विंग राइट विंग। आइडियोलॉजी मतलब थॉट प्रोसेस है, ठीक है। लेफ्ट विंग पॉलिटिशियन वो होते हैं जिनको माना जाता है कि वो पब्लिक वेलफेयर में ज्यादा काम करेंगे। राइट विंग पॉलिटिशियन वो होते हैं जिनको माना जाता है कि वो कॉर्पोरेट्स के लिए ज्यादा काम करेंगे, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ज्यादा काम करेंगे। कहना उनका भी यही होता है कि भाई जब बिजनेस डेवलप करेंगे तभी तो डेवलपमेंट होगा ना, तभी तो लोगों तक के जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन हो पाएगा, तभी उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। तो दोनों की अलग अलग थिंकिंग है। लेफ्ट विंग का बोलना है कि भाई हम सीधी स्कीम दे देंगे, स्कीम से जो है पब्लिक वेलफेयर हो जाएगा। तो इंडिया में कांग्रेस को माना जाता है लेफ्ट विंग पार्टी और बीजेपी को माना जाता है राइट विंग पार्टी, कि वो राइट विंग है। तभी बोला जाता है सूट बूट की सरकार। जब मोदी गवर्नमेंट को बोलते हैं सूट बूट की सरकार, तो मतलब बोलना चाह रहे हैं कि ये राइट विंग पॉलिटिशियंस है, ठीक है। लेकिन ये मैंने बहुत ब्रीफ वे में बताया है आपको, ये पूरे कंसेप्ट है अपने आप में, लेफ्ट विंग और राइट विंग, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा भाई स्पोर्ट तो चाहिए इंडियंस का, तो ऐसा करते हैं कि वो एक तीर से दो निशाने लगाते हैं। स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा कि भाई आप जाओ इंडियन से बात करके आओ। क्यों भेजा? पहला रीजन, स्टेफर्ड क्रिप्स बहुत क्लोज थे नेहरू, गांधी और पटेल के, वो फ्रेंड थे इनके, ठीक है। क्योंकि लेबर पार्टी से आते थे, लेबर पार्टी हमेशा चाहती थी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले, कंजर्वेटिव पार्टी नहीं चाहती थी, ठीक है। तो इस करके वो उनको फ्रेंड थे, नेहरू के तो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे स्टेफर्ड क्रिप्स। तो जब भाई फ्रेंड है तो बात तो मनवा ही लेगा, हमें सपोर्ट चाहिए। नहीं मनवा पाया तो मैं कम से कम इलेक्शन में ब्रिटिशर्स को बोल दूंगा कि देखो इसको लीडर चुनोगे क्या, ये ब्रिटेन के फेवर में एक डिसीजन नहीं लेके आ पाया, इसको इंडिया भेजा था इंडियन का सपोर्ट लेने के लिए और ये सपोर्ट भी नहीं ला पाया। तो एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन इंडिया आया 1942। फेल्ड अटेम्प्ट था, नहीं मतलब जो बात मनवाने आया था वो नहीं मानी इंडियंस ने। क्या मनवाने आया था? टू सिक्योर फुल इंडियन कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फॉर द एफर्ट इन वर्ल्ड वॉर 2। ये मेनली वो करवाने आया था, टू सिक्योर फुल इंडियन कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फॉर एफर्ट इन वर्ल्ड वॉर 2, कि भाई आप लोग वर्ल्ड वॉर 2 में हम लोगों को सपोर्ट कर दो अनकंडीशनली, कंडीशन मत लगाओ कि अभी इंडिपेंडेंस दे दो। ब्रिटिशर्स कह रहे थे अभी इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, इंडियन कह रहे थे अभी इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। तो इंडियन का मतलब है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कह रही थी कि हमें अभी इंडिपेंडेंस दे दो तो सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये पर्सन आया, इसने इसकी बात नहीं मानी गई। इसने प्रपोजल क्या रखा था? बेसिकली जो गांधी ने बोला था ना पोस्ट डेटेड चेक, वो इसी पर्सन के उसको बोला था पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ए क्रशिंग बैंक, मतलब एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है ये, ठीक है। पहले तो बैकग्राउंड देखो, जिस बैकग्राउंड में ये आया और क्या चीज थी जिसने क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा। पहला था जापानीज थ्रेट, ब्रिटिशर्स को जापान का थ्रेट था। 1942 में जापान साउथ ईस्ट एशिया में बर्मा को कैप्चर कर चुका था। बर्मा मतलब रंगून को कैप्चर कर लिया था, मतलब वो इंडिया की बिल्कुल बॉर्डर पे आ गया था, ठीक है। जापान एक ऐसी एशियन पावर है जिसने कॉलोनाइजेशन किया। हमने अभी तक यूरोपियन कॉलोनाइजेशन सुना है कि यूरोप की कंट्रीज ने कॉलोनाइजेशन किया। कॉलोनाइजेशन क्या होता है? फिजिकल टेक ओवर ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री फॉर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेन। फिजिकल टेक ओवर ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री फॉर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेन इज नोन एज कॉलोनाइजेशन, ठीक है। यही होता है। ब्रिटिश आए, फिजिकली लिया,
क्योंकि एक नियो कॉलोनाइजेशन भी पढ़ेंगे हम, जिसमें फिजिकल टेक ओवर नहीं होता है, जैसे मैकडोनल्ड है, ठीक है, बर्गर किंग है, ठीक है, डोमिनोज है, ये नियो कॉलोनिज्म है। पैसा अभी भी बाहर ही जा रहा है। जब आप बर्गर खा रहे हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मत खाना, मैं नॉर्मली बता रहा हूं, जब आप मैकडोनल्ड पे जाके एक बर्गर खा रहे हो, उस बर्गर का पैसा कहां जाएगा? अमेरिका ही जाना है, ठीक है। जब डोमिनोज का पिज्जा मंगवा रहे हैं तो उसका पैसा बाहर ही जाना है। हालांकि ये दूसरी बात है कि वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पैसा तो बाहर ही जाएगा ना। तो आज के टाइम जब भी आप फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है, तो उनसे जो रिवेन्यू कलेक्शन होता है वो पैसा कहां जा रहा है? वो मेटा के पास जा रहा है सारा। मेटा इंडिया की कंपनी तो नहीं है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट को तो थोड़ा सा टैक्स देंगी वो, बाकी सारा पैसा तो बाहर ही जाना है। तो इसको नियो कॉलोनियलिज्म बोलते हैं कि कॉलोनियलिज्म तो आज भी है, दिख नहीं रहा बस। जब हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मैक ओन करते हैं तो उसका जो पैसा है वो कहां जा रहा है? माइक्रोसॉफ्ट भी यूएसए का है और एप्पल भी यूएसए का है, तो पैसा तो अल्टीमेटली सारा बाहर ही जा रहा है ना। उसका एक सर्टेन पोर्शन, हमसे पैसा लेके एक सर्टेन पोर्शन हमें, हमारी गवर्नमेंट को दे देते हैं, बाकी तो सारा लेके जा रहे हैं बाहर। तो इकोनॉमिक ड्रेनेज तो आज भी हो रहा है, बस उसके होने का वे चेंज हो गया है। आज हम लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, पहले अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। तो जितनी बार हम फॉरेन ब्रांड, फॉरेन प्रोडक्ट्स, फॉरेन सर्विसेज यूज कर रहे हैं, उतनी बार हम नियो कॉलोनियलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा मत समझना कि गिल्ट फील कर रहे हो कि आज से जाके सारी चीजें बंद है, ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बनाई नहीं ये चीजें, नहीं बनाई तो अब तो यूज तो करनी पड़ेंगी। लेकिन ये नियो कॉलोनियलिज्म है जहां पे फिजिकल टेक ओवर नहीं होता, लेकिन स्टिल ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है और हम अपनी मर्जी से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जापान आ गया था इंडिया के, अच्छा मैं ये बताया था, जापान एशियन कंट्री थी जिसने कॉलोनाइजेशन किया। कहां किया? रसिया के कुछ पार्ट पे किया और पूरे के पूरे चाइना पे किया। चाइना पे कॉलोनाइजेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं किया, जापानीज ने किया। और इतना खतरनाक कॉलोनाइजेशन था, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, वैसे पढ़ोगे तो, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री में वही चीजें हैं जो वर्ल्ड वॉर 1, 2 और इंडिया को इंपैक्ट कर रही है ज्यादा, ठीक है। तो जब आप कभी कॉलोनाइजेशन पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि जापानीज ने जिंदा लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए थे चाइना में। इसीलिए आज के टाइम पे कंटेम्परेरी वर्ल्ड में देखोगे, चाइना और जापान दोनों के एनिमी है, एक दूसरे के, बनती नहीं है दोनों की। पुराना हिस्टोरिकल रीजन है कि जापान ने इतने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए थे जिंदा चाइनीज लोगों पे, तो उसकी वजह से एक हेट्रेड की फीलिंग है जो पुरानी है। इस वजह से आज भी चाइना और जापान फ्रेंड नहीं है, एक दूसरे के अगेंस्ट में एक दूसरे के, ठीक है। तो जापान ब्रिटेन के अगेंस्ट में था, ब्रिटेन के, और बिल्कुल इंडिया पे आ गया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था बर्मा एक बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 12वां प्रोविंस बनाया था, ठीक है। तो बर्मा तो उन्होंने कैप्चर कर लिया था, तो मतलब वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे आ गए थे, बिल्कुल हमारे, मतलब उस टाइम के ब्रिटेन के, ठीक है। तो एक तो खतरा उनको ये दिख रहा था। दूसरा, अलाइड पावर्स का प्रेशर था। यूएसए, यूएसएसआर, चाइना ये कह रहे थे कि भाई इंडियंस का कोऑपरेशन लो, कोऑपरेशन नहीं लोगे तो हम लोग हार जाएंगे, ठीक है। किससे हार जाएंगे? एक्सिस पावर से। इटली, जर्मनी, जापान, ये एक्सिस पावर थे। अलाइड पावर तो ये लिखे ही हुए हैं, एक्सिस पावर, जापान, इटली और जर्मनी, ये एक्सिस पावर थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। एक्सिस का मतलब होता है धुरी, जिसके चारों तरफ चीजें घूमती हैं। तो इन तीनों के अराउंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा था। ये तीन थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। जर्मनी में हिटलर था, इटली में एक रूलर था बेंटिनो मुसोलिनी, शायद नाम सुना हो आप लोगों ने, और जापान का किंग था हिरोहितो। तो ये तीन लोग की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतना बड़ा हुआ, तो इनको एक्सिस पावर बुलाया जाता है। तो ये डोमिनेट कर रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में, ये तीनों डोमिनेट कर रहे थे इनिशियल पीरियड में, अंटिल रसिया की रेड आर्मी जर्मनी को नहीं हराएगी तब तक ये डोमिनेट कर रहे थे। तो बाकी सारे के सारे फ्रांस, यूके, पोलैंड,
ये सब हार की कगार पे खड़े थे, तो कॉलोनाइजेशन ओवर होने को था, ठीक है, तो उसको यूएसए ने आगे बचाया। तो इन सब का प्रेशर था विंस्टन चर्चिल पे कि भाई इंडिया का कोऑपरेशन लो, क्योंकि कौन है सर? बेंटिनो मुसोलिनी। कोऑपरेशन लेने का मतलब है पैसा लो वहां से, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉलोनी था जहां से उनको पैसा मिलता था और वहां से आर्मी मिलती थी, ठीक है। इंडिया की आर्मी उस वक्त भी, मतलब ब्रिटिश आर्मी जो जिसमें इंडियन थे, बहुत बड़ी थी उस वक्त भी, ठीक है। लेकिन उनको प्रॉब्लम ये थी, अगर आर्मी को निकाल लिया तो इंडियन फिर महात्मा गांधी कोई ना कोई वो स्टार्ट कर देंगे, कोई मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे और अब की बार संभालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इंडियन डिमांड, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रख दी थी कि हम वॉर में तभी सपोर्ट करेंगे अगर आप हमें तुरंत इंडिपेंडेंस दे रहे हो तो। दीज वर द रीजन फॉर कमिंग द क्रिप्स मिशन इन इंडिया, कि क्रिप्स मिशन इंडिया में क्यों आया, ये पूछे गए हैं यूपीएससी में, व्हाई क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया। तो कौन कौन से रीजन थे उसके इंडिया में आने के, तो जापानीज इन्वेजन, वो बर्मा तक आ गए थे, जो अलाइड पावर थी उनका प्रेशर था, और इंडियंस की डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्रिप्स मिशन ने दिया क्या हमें, प्रपोजल क्या थे? क्रिप्स मिशन प्रपोजल तो आई थिंक अभी 1 या 2 साल पहले भी पूछा गया यूपीएससी में कि उसके प्रपोजल क्या क्या थे, शायद लास्ट इससे पिछले साल भी था। क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, अब भाई कंटिन्यूटी में यही 2 प्लान पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में इनके। पहला तो वो बोले भाई डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ठीक है, जिसको इंडियन लेने में एग्री नहीं थे, वो बोले भाई ये तो चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस दिया क्रिप्स मिशन ने, याद रखना। दिया इन्होंने ही पहले, लिन लिथगो ने तो अनाउंस किया था ना कि दे देंगे, ये बोले दे दिया, हम दे दिया, हमने आपको डोमिनियन स्टेटस दे दिया, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस इंडियंस ने डिमांड किया 1928 में, ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया 1940 में, दिया गया 1942 में। क्लियर है डोमिनियन स्टेटस पे, ठीक है। दूसरा बोले भाई डोमिनियन स्टेटस देंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने देंगे आप लोगों को, कि भाई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि आप डोमिनियन स्टेटस देने का मतलब था इंटरनल मैटर अब इंडियंस देखेंगे, अब इंटरनल मैटर हम देखेंगे तो लॉ भी हम ही बनाएंगे, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रोविजन आया, ठीक है। तो दूसरा मेन प्रोविजन जो क्रिप्स मिशन ने दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, इंडियंस को बोला, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले 1934 में आया था इंडियंस की तरफ से, और एक पर्सन थे M.N. रॉय। इस पर्सन ने पहली बार 1934 में ब्रिटिशर्स को बोला था कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने दो, हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ही वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये पीसीएस में पूछा गया है। कांग्रेस ने ये डिमांड रखी 1935 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में डिमांड की कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने दो। ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सेप्ट किया जाके 1942 में कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो। अब प्रॉब्लम क्या थी, एक तो था जो इंडिया था उस वक्त, एक तो था ब्रिटिश इंडिया और एक थे प्रोविंसेस या प्रोविंशियल स्टेट या प्रोविंसेस बोल लो, प्रिंसली स्टेट, प्रोविंस नहीं सॉरी प्रिंसली स्टेट। इंडिया उस वक्त 2 चीजों से मिलकर बना हुआ था, एक तो था ब्रिटिश इंडिया जिसपे ब्रिटिशर्स का कब्जा था, और एक थे प्रिंसली स्टेट, ऐसे स्टेट जिन्होंने ब्रिटिशर्स की सुजेरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। सुजेरेनिटी मतलब होता है उनकी डोमिनेंस, कि आप मान लो कि आप किसी के नीचे हो। तो इंडिया में 2 थे, एक था ब्रिटिश इंडिया और एक थे प्रिंसली स्टेट, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का इशू ये था, पहली बात तो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसकी बनेगी, इनकी बनेगी
इनकी बनेगी कि दोनों की बनेगी? जब ब्रिटिशर से पूछा गया भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसकी बनाओगे आप, तो बोले हम बनाएंगे इनकी, जो पार्ट हमारे अंडर में है। प्रिंसली स्टेट चाहें तो आ सकते हैं, चाहें तो अपना इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे अपने आप को, और उनका अलग सिस्टम चलेगा और ब्रिटिश इंडिया का अलग सिस्टम चलेगा। कांग्रेस को इस बात से एतराज था, आईएनसी ने ये बात नहीं मानी, बोले ये चीज नहीं मानेंगे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे हो ना तो पूरे इंडिया की बनेगी, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी तो दो बनेगी, एक पाकिस्तान की और एक बनेगी इंडिया की। क्रिप्स मिशन ने क्लियरली मना कर दिया टू नेशन थ्योरी को। तो ये पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था टू नेशन थ्योरी पे, सो दे क्लियरली डिनाइड कि दो नेशन नहीं बनेंगे। कैबिनेट मिशन, इसके बाद कैबिनेट मिशन आएगा, वो भी डिनाइड करेंगे कि टू नेशन नहीं बनेंगे। तो क्रिप्स और कैबिनेट मिशन प्लान दोनों ने ही बोला टू नेशन थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हमारे अपने ही झगड़े नहीं सुलझ रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तुम लोगों के और सुलझाए हम कि कहां इंडिया को डिवाइड करें, इंडिया कहां रहेगा, पाकिस्तान कहां पे रहेगा, ठीक है। तो तीसरा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी इलेक्टेड वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रोविंशियल असेंबली मतलब ये वाली असेंबली, यहां पे जो प्रोविंसेस थे 11, उनकी असेंबलीज में से लोग चुने जाएंगे, ठीक है। इलेक्शंस होंगे और वहां से लोग चुने जाएंगे। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होंगे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। जो प्रोविंसेस हैं 11 ब्रिटेन के इंडिया में, उनमें से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चुना जाएगा। मतलब जिस प्रोविंस की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा, उसका उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल सिस्टम। जितना ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन एक प्रोविंस में होंगे उतना ही ज्यादा लोग वहां से आएंगे। दिस इज नोन एज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। While the member of princely state would be nominated by the ruler, और अगर यहां से कोई आया तो यहां का रूलर नॉमिनेट करेगा कि कौन आएगा। कांग्रेस ये चाह रही थी यहां पे भी इलेक्शन हो, कि प्रिंसली स्टेट में भी इलेक्शंस हो, लेकिन उन्होंने बोल दिया था अगर यहां से कोई आएगा तो भाई वो वहां का जो राजा या रानी है वो अपॉइंट कर देगा। आप कहोगे ये राजा या रानी ब्रिटिशर्स ने छोड़े कहां थे, तो याद करो हमने पढ़ा था सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो कुछ किंगडम ऐसे थे जिन्होंने ये दोनों एक्सेप्ट कर ली थी, कुछ ने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर ली थी, कुछ ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो वहां पे किंग और क्वीन तो उन्हीं के थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिशर्स की डोमिनेंस को एक्सेप्ट कर लिया था। इसको हम पढ़ेंगे, एक टर्म है ब्रिटिश पैरामाउंटसी, अभी आगे पढ़ेंगे। पैरामाउंट होने का मतलब होता है ऊपर होना, बड़ा होना, लार्ज होना। पैरामाउंट होता है हाईएस्ट। तो कुछ स्टेट ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिश पैरामाउंटसी को एक्सेप्ट कर रखा था। तो वहां से कांग्रेस बोली कि भी यहां से भी इलेक्शन चाहिए, ठीक है, और यहां से आने चाहिए लोग। ऐसा मत दो इनको ऑप्शन मत दो कि ये सेपरेट हो जाए, ऐसे तो फिर ये सेपरेट ही हो जाएंगे। लास्ट तक यही ऑप्शन चलेगा कि ये लोग सेपरेट रह सकते हैं, जितने भी प्रोविजन आएंगे अभी आगे। ऑप्ट आउट क्लोज, एनी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस दैट डिड नॉट विश टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन would have the right to sign a separate agreement with Britain and essentially form its own separate nation। इसी बात पे सबसे बड़ी दिक्कत थी कांग्रेस को कि ऐसे तो इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ब्रिटिशर बोले भाई जिसको नहीं पसंद ना कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा, जिसको नहीं पसंद आए अपना बना लेना अलग से, हम उसको भी मान लेंगे, ठीक है। तो कांग्रेस को इस ऑप्ट आउट क्लोज पे दिक्कत थी कि ये ऑप्ट आउट क्लोज क्यों है। एक तो इस पे दिक्कत थी, दूसरा इस पे दिक्कत थी कि डोमिनियन स्टेटस मत दो। इमीडिएट वॉर टाइम गवर्नेंस, और क्रिप्स मिशन ने बोला ड्यूरिंग द वॉर ब्रिटिश वुड रिटेन एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर डिफेंस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर जनरल्स विटो पावर वुड रिटेन इंटैक्ट। गवर्नर जनरल मतलब वाइसरॉय,
बट इंडियन पॉलिटिकल लीडर वुड बी इनवाइटेड टू ज्वाइन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कौन सी एग्जीक्यूटिव काउंसिल? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कि जो सेंटर में एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, वहां पे इंडियन लीडर्स को इनवाइट किया जाएगा, आप आओ टेक ओवर कर लो। हमने पढ़ा था वॉइसरॉय के पास 3 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एक लो मेंबर था, ये उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। तो बोले कि इसमें हम इंडियंस को ले लेंगे। अब तक इंडियंस को नहीं ले रहे थे, सिर्फ एक को ही लिया था, हमने पढ़ा था लो मेंबर। ठीक है, तो यहां ज्यादा इंडियन नहीं होते थे, इंडियन ज्यादा थे नीचे प्रोविंस में, सेंटर में नहीं थे। बोले सेंटर में आओ और हम इंडियंस को सेंटर में ले लेंगे। ये प्रोविजन दिए क्रिप्स मिशन ने। ठीक है, इसको कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, मैंने बता दिया। एक तो कांग्रेस बाल्कनाइजेशन नहीं चाहता था। बाल्कनाइजेशन का मतलब डिवीजन, ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, आप लोग लिख के लिख लेना। बाल्कनाइजेशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। ठीक है, और ये छोटे टुकड़ों में डिवाइड कहां से होता? ऑप्ट आउट क्लॉज से। तो कांग्रेस बोला बाल्कनाइजेशन नहीं चाहिए, डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, ये दो चीज नहीं चाहिए, तो हेंस क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने इसको बोला पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रशिंग बैंक, एक डूबता हुआ बैंक पोस्ट डेटेड चेक दे रहा है। तो पहले बैंक डूब रहा है, फिर ऊपर से चेक भी जो दे रहे हैं वो पोस्ट डेटेड है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये होता है कि वो चेक एक्सपायर हो चुका है, उसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट इसलिए कर दिया कि वो कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान दे दो, तो उनकी डिमांड मानी नहीं। देन फिर आया क्रिप्स मिशन प्लान ऑफ 1946। इसके आने के बीच में भी बहुत सारी चीजें हुई। क्रिप्स मिशन आया 1942। जब क्रिप्स मिशन ने डोमिनियन स्टेटस दिया और बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने देंगे लेकिन ऑप्ट आउट क्लोज होगा, इसके बाद पैरेलल में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था कि आप हमारी डिमांड नहीं मान रहे हो तो हम कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो ही स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, लेकिन जो इन्होंने ये लास्ट वाली बात बोली थी ना कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में इंडियन को लेंगे, कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को लेंगे, तो यहां से एक लड़ाई स्टार्ट हो गई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में और इंडियन नेशनल कांग्रेस में कि भाई चलो आज तो हमने ये मना कर दिया, लेकिन कल को ये दें तो गए ही एग्जीक्यूटिव, हम पावर ट्रांसफर करेंगे ब्रिटिशर्स, तो पावर ट्रांसफर करेंगे तो कैसे वो ट्रांसफर होगी। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942 के अराउंड ही ब्रिटेन लूज कर रहा था जर्मनी को, यूएसए में, वहां पे यूरोप में, और इसी टाइम पे आईएनए बना था, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, तो प्रेशर था इनके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था कि इंडिया के अंदर भी डिस्टरबेंस, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया, बाउंड्री पे भी डिस्टरबेंस, पहले जापानीज आर्मी आई हुई थी, अब आईएनए आ गया था, मिजोरम तक आ गया था आईएनए। इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी वो मिजोरम तक आ गई थी। ठीक है, और उन्होंने इंडिया की पहली इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट को भी अनाउंस कर दिया था सिंगापुर में, बाद में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम उसको। ठीक है, तो अंदर भी डिस्टरबेंस थी इंडिया के, बाहर यूरोप में भी डिस्टरबेंस थी, तो उन्होंने बोला भाई हम लोग पावर ट्रांसफर करेंगे। बताओ पावर किसको देनी है, मतलब किसको ट्रांसफर की जाए पावर। तो एक पर्सन है सी राजगोपालाचार्य, उनको राजाजी भी बोला जाता है। तो उन्होंने अपना फॉर्मूला दिया, राजाजी फॉर्मूला, कि कैसे पावर को ट्रांसफर किया जाए। राजाजी फॉर्मूला को हम डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद गांधी जीना टॉक, गांधी और जीना के बीच में टॉक हुई, बातचीत हुई कि भाई इंडिया में पावर किसके पास आएगी। महात्मा गांधी ने क्लियरली बोल दिया कि भाई
आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, आई विल कन्विंस आईएनसी कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना होगा। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना बोला अब तो आप बना दोगे, लेकिन इलेक्शन होने के बाद क्या, क्योंकि उसको वो 1937 के इलेक्शन याद थे कि एक भी सीट नहीं मिली थी, कि अब तो आपने बना दिया, जैसे ही इलेक्शन होंगे मैं फिर हट जाऊंगा। तो बोला नहीं, सेपरेट पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। तो ये बात भी फेल हो गई। देन उसके बाद आई थी एक और टोक थी, देसाई लियाकत टोक। देसाई लियाकत पैक्ट है। भोला भाई देसाई कांग्रेस का लीडर था और लियाकत अली पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर बना था और इंडिया का पहला फाइनेंस मिनिस्टर था जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसके अंदर। तो इन दोनों के बीच में एक पैक्ट हुई। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, इनकी बातचीत क्या क्या थी। तो इनकी बातचीत में ये था कि भाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बराबर नंबर दे देते हैं, मतलब उतने ही तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुस्लिम होंगे, उतने ही हिंदू होंगे और कुछ परसेंट सीट दे देते हैं माइनॉरिटीज को। लेकिन ब्रिटिशर्स इस पे, सॉरी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस वे में नहीं माना, वो बोले हमें तो सेपरेट पाकिस्तान चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस, वाइसरॉय बदल गए थे इंडिया में, नए वाइसरॉय आ गए थे, लॉर्ड वेवल। इन्होंने शिमला में बुलाया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी और आईएनसी को भी, सभी लीडर्स को बुलाया कि भाई पावर ट्रांसफर कर रहे हैं आप लोग ले लो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी पावर ट्रांसफर किसको करें। पावर ट्रांसफर करने के लिए आईएनसी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दो बड़ी पार्टी थी, उनके बीच में रिफ्ट चल रही थी। तो उस रिफ्ट को सोल्व करने के लिए ये सारी चीजें होंगी। राजा जी ये 1944, 1945 में होंगी ये सारी चीजें, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद भी बातचीत नहीं बनेगी, बात नहीं बनी तो ब्रिटिशर्स बोले भाई हम लोग अपने यहां से कमीशन भेज रहे हैं, ये बताएगा क्या करना है। आप लोगों को हमने मौका दिया था, आप लोग नहीं बात बना पा रहे हो, तो हम एक कमीशन भेज रहे हैं, ये आएगा, ये बताएगा कि पावर कैसे ट्रांसफर होगी। तो फिर फाइनली आया कैबिनेट मिशन प्लान। जब ये सारी फेल हो गई, कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 कि कैसे इंडियंस को पावर दी जाएगी, क्योंकि इस मिशन के बाद 2 सितंबर 1946 को इंडिया की पहली इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, तो ये इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी, पावर कैसे ट्रांसफर होगी, ये सब चीजें करने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान आया। 3 लोगों को भेजा गया, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये पहले भी आ चुके थे, और एवी अलेक्जेंडर। भेजने का एक रीजन ये भी था कि ब्रिटेन में गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, कंजर्वेटिव से लेबर पार्टी आ गई थी पावर में, और लेबर पार्टी मैंने पहले ही बताया कि इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के फेवर में थी। इससे पहले लेबर पार्टी की गवर्नमेंट 1920s के अराउंड आई थी। बहुत लंबे टाइम के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी पावर में आई थी, तो उन्होंने पहले ही बोल रखा था हम पावर में आएंगे तो इंडिपेंडेंस दे देंगे। कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि ब्रिटेन वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिफीट इन वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, तो हालत भी टाइट थी, लेबर पार्टी भी आ गई और प्राइम मिनिस्टर बने क्लीमेंट एटली। तो ही वाज द वन हु गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। ये वो प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटेन के लेबर पार्टी से जो बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया। तो इन्होंने एक मिशन भेजा इंडिया में, कैबिनेट मिशन प्लान, अराउंड जून 1946 के अराउंड ये आया इंडिया में, ठीक है। इनका सीक्वेंस पूछा है यूपीएससी ने, ये इवेंट देके कि इनको सीक्वेंस में लगा दो कि ये इवेंट कब कब हुए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, इवेंट देके सीक्वेंस पूछ लेता है। तो इन इवेंट का सीक्वेंस भी पूछा है, इनमें से 1 या 2 इवेंट थे और एक कैबिनेट मिशन प्लान था, कि इन तीनों को सीक्वेंस में लगाओ। तो ये मैंने सीक्वेंस में ही बता रखे हैं आपको, पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये, फिर ये और फिर ये, तो ये इसी सीक्वेंस में हुए थे। तो सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। देन तो ये मिशन आया, तो पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा कि जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था, हु वाज द चेयरमैन, चेयरमैन कौन था इसका, तो चेयरमैन था पैट्रिक लॉरेंस, ही वाज द चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान।
ठीक है। क्रिप्स मिशन प्लान आया था तो सिर्फ क्रिप्स ही आया था, वही चेयरमैन था, ठीक है। यहां पे 3 आए थे तो इनमें ये चेयरमैन था, पैथिक लॉरेंस वाज द चेयरमैन। स्टेफर्ड क्रिप्स को इसलिए भेजा गया था, उनको प्रायर एक्सपीरियंस था डीलिंग का कि क्या नहीं करना है भाई वहां पे जाके। इन्होंने क्या बोला, पहले आते ही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुंह बंद किया, भाई डिनाई, मना है, पाकिस्तान क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिजेक्शन ऑफ ए सोवरेन पाकिस्तान क्लियरली डिनाई कर दिया, जो कि क्रिप्स मिशन ने भी डिनाई किया था, कैबिनेट ने भी डिनाई किया, ठीक है। तो उन्होंने एक्सप्लिसिटली बोल दिया क्लियरली कि भाई हम नहीं बनाएंगे दूसरी कंट्री। उन्होंने दूसरा प्लान क्या दिया कि अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मेनली ये कहना था कि जैसे ही ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जाएंगे, इंडिया में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटी के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन प्लान बोला भाई प्रॉब्लम ये है तो सॉल्यूशन दूसरा देते हैं, सॉल्यूशन ये मत ढूंढो कि दूसरी कंट्री बना लो। तो ऐसे तो इंडिया में बहुत सारी माइनॉरिटी हैं, कितनी कंट्री बनाएंगे? तो सॉल्यूशन हम ऐसा करते हैं, वीक सेंटर बना देंगे, मतलब इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग फेडरल कंट्री बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग फेडरल का मतलब ये होगा स्टेट के पास ज्यादा पावर है, सेंटर के पास कम पावर है। तो उन्होंने बोला कि उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा सेंटर में गवर्नमेंट किसकी है, जहां पे मेजोरिटी है मुस्लिम्स की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक ये भी कहना था कि जहां मुस्लिम की मेजोरिटी है, जैसे स्टेट लाइक सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बंगाल, यहां पे अगर मुस्लिम गवर्नमेंट बन गई तो वो गवर्नमेंट तो बनेगी प्रोविंस में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके साथ भेदभाव करेगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला भाई हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, सेंटर को ही लेस पावरफुल बना देते हैं, स्टेट को ज्यादा पावरफुल बना देते हैं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। आप यही तो कह रहे थे कि अगर स्टेट में हमारी गवर्नमेंट आ गई, उस स्टेट के साथ सेंटर भेदभाव करेगा। ये चीज आज भी होती है इंडिया में, जो सेंटर में गवर्नमेंट है, अगर बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट है, तो बहुत दिक्कत होती है गवर्नमेंट रन करने में। तो यही बात उस टाइम पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भी थी, एक तो माइनॉरिटी वाला इशू, दूसरा अगर हमने गवर्नमेंट बना भी ली कुछ स्टेट्स में, तो उन स्टेट्स को सेंटर से कोई हेल्प ही नहीं मिल पाएगी। तो बोले लो भाई सॉल्यूशन ये है, वीक लिमिटेड सेंटर बनाएंगे हम, टू अपीज का मतलब होता है शांत करना किसी चीज को, ठीक है। तो उनकी जो डिमांड थी उसको शांत करने के लिए मुस्लिम लीग, हु फियर्ड हिंदू डोमिनेशन एट सेंटर, प्लान प्रपोज ए वीक सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने बोला कि वीक गवर्नमेंट बनाएंगे, सेंटर के पास सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन, बस इनका कंट्रोल होगा, बाकी कंट्रोल सेंटर को देंगे ही नहीं। इवन जो रेजिड्यूटरी पावर है वो भी प्रोविंस को दे देंगे। बोले ये लो कि रेजिड्यूटरी पावर भी प्रोविंस को दे दी, तो सेंटर तो पूरा का पूरा वीक हो गया, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज मानी, इससे बोले कि माइनॉरिटीज जो हैं वो किसी भी स्टेट में अगर कोई माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन जाती है, माइनॉरिटी मतलब इंडिया में माइनॉरिटी हो वो और उस स्टेट में मेजोरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल ओवरऑल इंडिया में मुस्लिम कम थे लेकिन बंगाल में तो भर भर के थे, तो बंगाल में अगर मुस्लिम गवर्नमेंट बन गई, ठीक है, तो इंडिया में तो वो माइनॉरिटी में है लेकिन वहां मेजोरिटी में, तो गवर्नमेंट बना ली तो वो स्मूथली गवर्नमेंट चलाएंगे। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली बोला हर एक स्टेट अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, ठीक है, सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगा। अमेरिका में यही है, एग्जैक्टली सेम। अमेरिका में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यही 3 चीजें हैं, बाकी सारी चीजें स्टेट के पास है। उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग अलग है, ठीक है, और स्टेट ज्यादा पावरफुल है, सेंटर कम पावरफुल है, ठीक है। देन उन्होंने बोला कि हम एक ग्रुपिंग का प्रोविजन कर देते हैं कि जो प्रोविंस है उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। ग्रुप ए में हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस रखेंगे, ग्रुप बी में मुस्लिम मेजोरिटी और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस रखेंगे, और ग्रुप सी में मुस्लिम मेजोरिटी ईस्ट में जो प्रोविंस है उनको रखेंगे। कि हम डिवाइड कर देते हैं इंडिया को ग्रुपिंग में, और हर एक ग्रुपिंग के लिए अलग अलग प्रोविजन बना देंगे। इसमें कैच क्या था कि हर एक का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो इंडिया के अंडर में काम करेगा, ठीक है।
तो उन्होंने बोला कि भाई एक तो हमने आपकी ये बात मान ली, वीक सेंटर बना दिया, दूसरी बात ये मान ली कि लो हमने अलग अलग ग्रुपिंग कर दी, इन ग्रुपिंग के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, ये ग्रुपिंग तो बना दी, लेकिन उन्होंने ये मैंडेटरी नहीं किया कि ये स्टेट इस ग्रुपिंग में आएगा कि इसमें आएगा कि इसमें आएगा, ये स्टेट की मर्जी होगी। वो बोले हम तो जर्नल बता के जा रहे हैं कि भाई देखो एक ग्रुप 1 है, एक ग्रुप बी है, एक ग्रुप सी है, ठीक है, ये स्टेट यहां होने चाहिए। लेकिन अगर पंजाब कह रहा है मैं यहां नहीं होना चाह रहा, मैं तो यहां होना चाह रहा हूं, तो ये पंजाब की मर्जी है। मोहम्मद अली जिन्ना बोला यही तो दिक्कत है। फिर जहां पे भी हिंदू मेजोरिटी होगी वो स्टेट तो बी और सी में आएंगे ही नहीं, वो तो सारे के सारे ए में जाएंगे, ठीक है। लेकिन यही तो हमें चाहिए ना कि आप एक स्ट्रिक्ट लाइन ड्रॉ करके जाओ कि ये स्टेट इन्हीं ग्रुपिंग में आएंगे, ठीक है, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान ने नहीं दिया। उन्होंने बताया कि भाई हम ग्रुपिंग कर देंगे, ग्रुपिंग के हिसाब से ये स्टेट यहां आने चाहिए, लेकिन ये हमारे अकॉर्डिंग है, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग। अगर ये स्टेट चाहेगा कि मैं पहले में चला जाऊं तो इसकी मर्जी है, हम उस पर रोक नहीं लगाएंगे, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को इसी बात से दिक्कत थी, इसी बात से कांग्रेस इस बात से खुश थी कि ठीक है कि जहां जहां हिंदू मेजोरिटी है कम से कम वहां पे स्टेट हमारे पास आ जाएंगे। कांग्रेस इस बात से दुखी थी कि सेंटर को ज्यादा पावर दो, सेंटर को कम पावर दोगे। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन प्लान कांग्रेस ने डिनाई क्यों किया था? बाल्कनाइजेशन, कि आप तो अल्टीमेटली फिर वही करके जा रहे हो। कल को ये सारे स्टेट अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, परसों ये बोलेंगे कि हम अलग कंट्री है, इनको रोकेगा कौन? ठीक है, सेंटर में अगर कोई वीक प्राइम मिनिस्टर आ गया तो ये सारे स्टेट टूट के अलग हो जाएंगे। तो वो चाह रहे थे सेंटर ज्यादा पावरफुल रहे, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग चाह रहे थे सेंटर कम पावरफुल हो। तो कांग्रेस को इस बात से ऐतराज था। देन चौथी चीज जो उन्होंने दी, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, 389 मेंबर होंगे और ये मेंबर का इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर होंगे। ये बात भी कैबिनेट मिशन प्लान ने बताई कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, 389 मेंबर होंगे। 389 मेंबर दो जगह से आएंगे, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट से। ब्रिटिश इंडिया में जो ब्रिटिश प्रोविंस है वहां से आएंगे मेंबर, और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड होंगे। यहां से इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में गवर्नमेंट ऑलरेडी बनी हुई है, उन गवर्नमेंट के एमपीज भेजेंगे। मतलब आज के टाइम पे हरियाणा में जो एमएलए हैं वो भेजेंगे, कौन जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लोग वोट नहीं करेंगे। हर एक प्रोविंशियल स्टेट के या हर एक प्रोविंस के जो 11 प्रोविंस हैं, उन 11 प्रोविंस में जो गवर्नमेंट है, जो एमएलए हैं, वो एमएलए चुन के भेजेंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। और जो प्रिंसली स्टेट है वहां से नॉमिनेटेड मेंबर आएंगे, लेकिन टोटल मेंबर होंगे 389। तो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? स्टेटस क्या था? तो स्टेटस में आंसर था पार्शली इलेक्टेड एंड पार्शली नॉमिनेटेड। एक सीपीसीएस ने पूछा था, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्टेटस क्या था जो फाइनली बनी इंडिया की? तो इट वाज पार्शली इलेक्टेड, ठीक है, एंड पार्शली नॉमिनेटेड। इलेक्टेड क्यों बोला? क्योंकि यहां से इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, लेकिन इलेक्शन तो हुए थे ना, और यहां से नॉमिनेशन हुआ था। तो पार्शली इलेक्टेड थी और पार्शली नॉमिनेटेड थी। 389 मेंबर थे। 389 में कांग्रेस के भी होंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी होंगे और बाकी के भी होंगे, ठीक है। सीट वर लोकेटेड टू ईच प्रोविंस, प्रोविंस मतलब जो 11 प्रोविंस है, रफली इन प्रोपोर्शन टू इट्स पॉपुलेशन, 1 सीट पर मिलियन पॉपुलेशन। 10 लाख के ऊपर 1 सीट का प्रोविजन किया गया। डिवाइडेड अमंग द प्रिंसिपल कम्युनिटीज, और कम्युनिटीज में भी सीट डिवाइड की गई। 3 कम्युनिटी बनाई गई,
मुस्लिम, सिख और जर्नल। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन कौन सी 3 कम्युनिटी बनाई थी कि किसी प्रोविंस में, अगर कोई प्रोविंस बन रहा है, प्रोविंस तो ऑलरेडी थी, ये एक प्रोविंस है सपोज बॉम्बे प्रोविंस में से 3 तरह के लोग आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बैठेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनको मुस्लिम चुन के भेजेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको सिख चुन के भेजेंगे, और बाकी सबको डाल दिया जर्नल में। ठीक है, क्योंकि जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन था वो तो अभी भी चल रहा था ना। तो मुस्लिम अपने भेजेंगे, सिख अपने और जर्नल अपने। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आएंगे, जहां जिसका नंबर जितना ज्यादा उतने ही रिप्रेजेंटेटिव उतने ज्यादा। ठीक है, तो इन 3 में डिवाइड किया। फिर उन्होंने बोला कि इंटरनल गवर्नमेंट का प्रोविजन भी कर रहे हैं हम, जो 2 सितंबर 1946 को बनी, कि भाई एक इंटरनल गवर्नमेंट बना देते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और आईएनसी मिलके अपना रिप्रेजेंटेशन दे दो प्रपोर्शन के बेस पे कि किसके कितने कितने कौन कौन मिनिस्टर बनेंगे। क्योंकि आईएनसी बड़ी पार्टी थी, ठीक है, तो आईएनसी को प्राइम मिनिस्टर ऑफर हुआ। प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त बोलते थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल? तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जो मिनिस्टर्स बनेंगे, अलग अलग मिनिस्टर बने, उनमें जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा उस प्राइम मिनिस्टर को बोला गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वो बनाया गया नेहरू। ठीक है, पहली जो कैबिनेट बनी, पहली कैबिनेट में सारे ही इंडियंस थे, मतलब ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, तो मैंने दिखाने के लिए क्या आगे पढ़ेंगे। इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर उनको समझाया वाइसरॉय ने कि भाई पार्टिसिपेशन कर लो, हम अलग कंट्री नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है, तो आप लोग पार्टिसिपेशन कर लो, वही बेटर है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वही किया जो आईएनसी ने किया था 1937 में, कि चलो मिनिस्टर बन जाते हैं, काम नहीं होने देंगे। ठीक है, यही तो किया था 1937 में, हमने पढ़ा था कि मिनिस्टर बन जाते हैं, काम ही नहीं होने देंगे, अब मजबूरी में अलग से करना पड़ेगा। तो लियाकत अली को फाइनेंस पोर्टफोलियो दे दिया गया, जो पहले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बाद में पाकिस्तान के। इन्होंने एक भी बिल को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। अब जब फाइनेंस ही नहीं पास हो रहा है किसी चीज का, तो वो चीज इंप्लीमेंट कैसे होगी? अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री कह रही है पैसा चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री दे ही नहीं रही है, पैसा तो उन्हीं को लूट करना है, तो काम कैसे करेंगे वो? तो इन्होंने टांग अड़ाई, सिर्फ काम होने ही नहीं दिया। ठीक है, और बाद में 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनी। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। डायरेक्ट एक्शन डे था कि दंगे करो, रॉइट करो, जितने ज्यादा कर सकते हो। तो बंगाल में बहुत ज्यादा दंगे हुए थे, बंगाल ही मेन जगह होती थी उस टाइम पे, तो बंगाल में बहुत ज्यादा रॉइट हुए थे, हजारों लोग मारे गए थे। उसके बाद आईएनसी ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई पार्टीशन कर लो, ना तो ये मिनिस्ट्री में काम करने दे रहे हैं, फिर ऊपर से दंगे कर रहे हैं, तो ये काम करने नहीं देंगे, तो बेटर है कि पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लो। तो ये 2 कंडीशन के बाद आईएनसी ने पार्टीशन के लिए हाँ भर दी थी कि भाई पार्टीशन के लिए मान रहे हैं। ठीक है, कि पार्टीशन होगा। एक तो मिनिस्टर्स ने काम नहीं करने दिया, और दूसरा डायरेक्ट एक्शन डे की वजह से। ये तो कैबिनेट मिशन प्लान फेल क्यों हुआ, उसका रीजन गिवन है। मैंने ऑलमोस्ट बता दिया आपको। एक तो जो ग्रुपिंग था वो रीजन था, कंपलसरी ग्रुपिंग वाला, ठीक है, जिसपे मान नहीं रहे थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और दूसरा डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया था, जिसकी वजह से कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो उसके प्रोविजन ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं हो पाए थे। कुछ हो पाए,
कुछ नहीं हो पाए थे। देन जब ये डायरेक्ट एक्शन डे हुआ और मिनिस्टर्स काम नहीं करने दे रहे थे, तो आईएनसी एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ पाकिस्तान कि ठीक है भाई पाकिस्तान बना लो। पाकिस्तान की डिमांड जब क्रिएट हुई और ये सब चीजें हो रही थी, जब ये डायरेक्ट एक्शन डे और ये सब कुछ, तो मैंने आप लोगों को कल वाली क्लास में बताया था कि लॉर्ड वेवल एक लेटर लिखेंगे इंग्लैंड में कि भाई यहां हालत बहुत बुरी है, हमें जितना जल्दी निकाल सकते हो ना बचे हुओं को उतना जल्दी निकाल लो, अब हम ज्यादा दिन इंडिया पे रूल कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ये लेटर लॉर्ड वेवल ने लिखा था। तो लॉर्ड वेवल को वापस बुलाया गया एज ए वॉइस रॉय, और नए वॉइस रॉय आए लॉर्ड माउंटबेटन। ही बिलोंग्स टू द रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन। पहले भी ऐसा कुछ बताया था मैंने आप लोगों को, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उस वक्त बताया भी था कि एक और आएगा रॉयल फैमिली से। तो ये दूसरा वॉइसरॉय था, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ये वॉइसरॉय था जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। तो जो 1947 का एक्ट था, इसको भेजा ही इंडिया इसलिए गया था कि भाई पार्टीशन कराओ लेकिन शांति से कराना। ठीक है, कि पार्टीशन कर दो, शांति से पावर ट्रांसफर करो और वहां से निकलाओ। तो कल्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज को एंड करना, कंक्लूड करना इज कल्मिनेटिंग। लेजिस्लेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन द सब कॉन्टिनेंट, ये जो एक्ट आया, ये एक्ट ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश रूल को एंड कर दिया था। ये फाइनल एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने बनाया, और इस एक्ट में एक बाल्कनाइजेशन का प्लान आया, प्लान ऑफ बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन होता है डिवाइड होना, टुकड़े होना। तो बाल्कनाइजेशन का प्लान दिया था माउंटबेटन ने। यह पूछा गया कि बाल्कनाइजेशन प्लान किसने प्रपोज किया था, तो माउंटबेटन ने बताया कि कैसे कैसे डिवाइड किया जाएगा। उसको माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है और बाल्कनाइजेशन प्लान भी बोला जाता है। 3 जून का प्लान था। दिस एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड रिसीव्ड रॉयल असेंट ऑन 18 जुलाई 1947। अब तक जितने भी एक्ट हमने पढ़े ना, ये उसमें सबसे शॉर्टेस्ट था, शॉर्टेस्ट एंड क्विकेस्ट टू पास। ब्रिटिश वालों को भी जल्दी थी निकलने की, जल्दी से फटाक से बिल बनाया, एक्ट बनाया और पास कर दिया कि पास कर दो भाई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, कि इंडिया को हम इंडिपेंडेंस दे रहे हैं और 2 स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। इस एक्ट में एक प्रोविजन आया कि 2 डोमिनियन बनेंगे, एक इंडिया एक पाकिस्तान, डोमिनियन बनेंगे, और उन 2 डोमिनियन के 2 गवर्नर जनरल बनेंगे। एक गवर्नर जनरल इंडिया का होगा, एक गवर्नर जनरल पाकिस्तान का होगा। ठीक है, तो दोबारा से वाइसरॉय की पोस्ट को गवर्नर जनरल में बदला गया। तो एक बार फिर से हम स्टार्टिंग से देखते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। चार्टर एक्ट 1833 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। देन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय बनाया गया। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाइसरॉय को फिर से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हुए। यहां पे वॉरेन हेस्टिंग था, यहां पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, यहां पे लॉर्ड कनिंग था, और यहां पे माउंटबेटन। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज को बोला गया अपने अपने गवर्नर जनरल अपॉइंट कर लो, कौन होंगे। दोनों को फ्रीडम दी गई। तो पाकिस्तान वाले तो बोले कि मोहम्मद अली जिन्ना हमारा गवर्नर जनरल होगा, इंडिया वाले बोले
हमारा गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही रहेगा, क्योंकि वो रॉयल ब्लड था और इंडियन लीडर्स को अभी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ मिलाना था। तो उनका मानना था कि अगर माउंटबेटन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेगा तो इन बाकी स्टेट्स को इंडिया में मिलाने में आसानी होगी, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन प्लान बता के गया था वो ये बता के गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ब्रिटिश इंडिया की बन रही है। प्रोविंशियल स्टेट, प्रिंसली स्टेट अगर नहीं आएगा कोई साथ में तो हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी मर्जी है वो आए या ना आए। यही बात इस एक्ट में बोली गई कि दो डोमिनियन बना रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान। ये दो डोमिनियन कहां से बन रहे हैं? ब्रिटिश इंडिया से। प्रिंसली स्टेट्स 562 जो हम पढ़ते हैं, इनकी मर्जी है यहां आएंगे कि इंडिपेंडेंट रहेंगे। ये इस एक्ट में बोला गया कि भाई इनकी मर्जी है। प्रिंसली स्टेट्स पे हम कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, वो इंडिया में जाएं तो इंडिया में जाएं, पाकिस्तान में जाना पाकिस्तान की जनरल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाओ, और इंडिपेंडेंट रहना तो इंडिपेंडेंट रह लो। तो उस टाइम पे मेनन करके एक, अभी उनका आगे वाला नाम मुझे ध्यान नहीं है, मेनन करके एक पर्सन है, वीपी मेनन एक पर्सन थे, वीपी मेनन। वो गवर्नर जनरल के पर्सनल सेक्रेटरी थे और वो नेहरू और पटेल के करीब थे। उनकी एक बुक भी है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। वीपी मेनन की बुक है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो पूरी स्टोरी लिखी गई है कैसे ये 562 रियासतों को, प्रिंसली स्टेट्स को, जिनको हिंदी में रियासतें बोलते हैं, उनको कैसे मिलाया गया था इंडिया में। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट वीपी मेनन की बुक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में, हु इज द ऑथर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स? तो वीपी मेनन उसका ऑथर है। वीपी मेनन पर्सनल सेक्रेटरी था वाइसरॉय का। बाद में फिर उसने इंडियन लीडर्स को समझाया कि भाई इसी पर्सन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना लो, ये रहेगा। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स है ना 562, इन मैक्सिमम को हम इंडिया में मिला पाएंगे, क्योंकि ये भी रॉयल ब्लड, ये लोग भी रॉयल ब्लड। तो ये इनको समझा देगा कि इंडिया में मिला लो, और इसको मैं समझा दूंगा, मैं मतलब वीपी मेनन, मैं इसको कन्विंस कर लूंगा कि इन स्टेट्स को इंडिया में मिला दो। तो उसने माउंटबेटन से बात की कि देखो आप लोग इंडिया से जा रहे हो, बहुत बुरा किया आप लोगों ने इंडिया में, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, ठीक है? तो जाते जाते कुछ ऐसा कर जाओ कि कम से कम इंडियंस आप लोगों को अच्छी नजर से देखें। तो उसने पूछा क्या कर सकता हूं? बोले कि जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, इनसे बात करो, इनके किंग और क्वीन से, कि भाई आप लोग इंडिया में मिल जाओ। तो उसने सब प्रिंसली स्टेट्स की एक बैठक बुलाई और अपना ओपिनियन रख दिया कि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इंडिया में मिल जाओ। तो बहुत सारे तो इंडिया में ऐसे ही मिल गए। बचे हुए जो थे वो पटेल ने अपनी डिप्लोमेसी यूज करके वीपी मेनन के साथ उन बाकी को इंडिया में मिलाया। 3 बचे, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, बस ये 3 बचेंगे। बाकी सबको वीपी मेनन, मेन तो जो कारीगर था वीपी मेनन था जिसने मिलाया। पटेल बोला जाता है पटेल क्योंकि लीडर पटेल था, लेकिन बैकग्राउंड में काम करा था वीपी मेनन सारा का सारा, ठीक है? तो वीपी मेनन ने ही माउंटबेटन को इंडिया का गवर्नर जनरल बनवाया पहला। तो आता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है? तो उनको बनाया, उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाया। फिर बाद में उनको रिप्लेस किया सी राजगोपालाचार्य ने, जो राजा जी फॉर्मूला मैंने बताया था। तो उसके बाद इन प्रिंसली स्टेट्स को मिला के कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद उन्होंने डिनाई कर दिया, हम नहीं मिलेंगे। तो फिर माउंटबेटन चले गए, बोले भाई मेरा काम खत्म, ये 3 नहीं मिल रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो चले गए थे। लास्ट में जो कश्मीर के राजा थे हरी सिंह, उनसे मुलाकात करके वो चले गए थे कि अब ये 3 नहीं मिलेंगे, आप लोग देखो कैसे मिलाना है इनको, ठीक है? तो कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया हमने, हैदराबाद में मिशन पोलो ऑपरेशन मिलिट्री मिशन किया, मिलिट्री भेजी, और जूनागढ़ में रेफरेंडम किया था। रेफरेंडम नहीं था, प्लेबिसाइड था। क्या होता है इनको बाद में समझेंगे, लेटर चैप्टर्स में आएंगे। रेफरेंडम क्या होता है, प्लेबिसाइड क्या होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल हैं ये, रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइड। तो जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ, वहां की जो जनता थी
वो हिंदू थी, जूनागढ़ का राजा मुस्लिम था। ठीक है, तो राजा चाहता था पाकिस्तान में मिलूं, जनता चाहती थी इंडिया में मिलो, हिंदुस्तान में मिलो। तो रेफरेंडम कराया गया, तो जनता ने बोला हमें हिंदुस्तान में मिलना है। ठीक है, हैदराबाद में पॉपुलेशन भी मुस्लिम थी, राजा भी मुस्लिम था। वहां पे पटेल को समझ में आ गया था यहां रेफरेंडम कराएंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, तो वहां पे ऑपरेशन पोलो किया, मिलिट्री भेजी और उसको इंडिया में फोर्सफुली मिलाया। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन मुस्लिम थी, राजा हिंदू था, एग्जैक्टली उल्टा जूनागढ़ का। ठीक है, तो वहां राजा चाहता था कि मैं इंडिया में मिल जाऊं, पॉपुलेशन चाहती थी पाकिस्तान में मिलो। ठीक है, तो फिर उसकी अलग स्टोरी है, वहां पे हमने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। ठीक है, उसको बाद में तीसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ऐसे करके हमने इस इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट में जो प्रोविजन था कि 2 डोमिनियन स्टेट बनेंगे और 562 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिपेंडेंस है कि वो कहां जाना चाह रहे हैं, उस चीज को बोला गया लैप्स ऑफ पैरामाउंसी, लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी। ब्रिटिश पैरामाउंसी का मतलब ब्रिटिश सुप्रीमेसी। तो उन स्टेट्स ने ब्रिटेन की सुप्रीमेसी मान रखी थी, तो उनको बोला गया कि आप लोग आजाद हो, अब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है 2, इंडिया और पाकिस्तान की, जिसको चाहो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं चाहो तो अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लो। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 प्रोविजन क्या थे? ब्रिटिश रूल एंड हुआ एंड पार्टीशन। इंडिपेंडेंस बता दिया गया इंडिया को 15 अगस्त को दे देंगे, 2 डोमिनियन क्रिएट करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान। बाउंड्री कमीशन बना दिया गया, दोनों स्टेट की बाउंड्री खींचने के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ कमीशन बनाया गया। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन को हम रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं आज के टाइम पे भी। हालांकि आपने एक वर्ड और भी सुना होगा, LOC। एक तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन है रेडक्लिफ लाइन, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन को LOC भी बोलते हैं, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्योंकि जो लाइन रेडक्लिफ ड्रॉ करके गया था, बाद में पाकिस्तान ने अटैक करके उस लाइन के अंदर घुस गई पाकिस्तान की मिलिट्री। ठीक है, फिर हमारी मिलिट्री गई, ये चीज मेनली हुई जम्मू कश्मीर में। हमारी मिलिट्री गई और दोनों के बीच में एक स्टैंड ऑफ हुआ, उधर से उनकी मिलिट्री, उधर हमारी मिलिट्री। तो वो जहां उस दिन गए थे 1947 में, वहीं पे 1948 में वहीं पे आ गए। तो वो रेडक्लिफ लाइन से अंदर है, जो POK वाला हिस्सा है वो उनके पास है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि रेडक्लिफ लाइन के अकॉर्डिंग वो जम्मू कश्मीर का था। जम्मू कश्मीर के राजा ने बोला कि मैं इंडिया के साथ जा रहा हूं, तो वो इंडिया में होना चाहिए था। तो अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जम्मू कश्मीर में LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। रेडक्लिफ लाइन को मानता नहीं है पाकिस्तान, हम तो मानते हैं, पाकिस्तान नहीं मानता है। जो आप लोग देखते हो कि इंडिया ऐसा कुछ है मैप, जम्मू कश्मीर, तो ये वाला हिस्सा हमारे पास नहीं है, जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूं, ब्लू कर देता हूं। ये हिस्सा हमारे पास नहीं है, ये सारा पाकिस्तान के पास है। ये वाला हिस्सा भी नहीं है हमारे पास, ये चाइना के पास है। एक्चुअल में हमारा मैप ऐसे है। ठीक है, तो ये POK है, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। ये 1962 में चाइना ने हमसे फोर्सफुली ले लिया और हम वापस उसको ले नहीं पाए कभी भी। ठीक है, तो ये अक्साई चीन है, लेकिन मैप बनाते हम ऐसे ही, आपने देखा ऐसे ही होगा हमेशा। तो ना तो ये वाला हिस्सा है हमारे पास, ना ये वाला हिस्सा है। यहां ऊपर सियाचिन ग्लेशियर है, ये हिस्सा है हमारे पास, सियाचिन ग्लेशियर, जिसपे लड़ाई हुई थी 1999 में, कारगिल वॉर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो बाउंड्री लाइन बनाई, बाउंड्री लाइन के हेड बनाए सर साइरिल रेडक्लिफ, इन्होंने जल्दबाजी में वो लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, अबोलिशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिस, वॉइसरॉय की पोस्ट अबोलिश कर दी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट अबोलिश कर दी,
ठीक है, और टाइटल ड्रॉप कर दिया एम्परर ऑफ इंडिया, जो टाइटल था उसको ड्रॉप कर दिया। तो ये तीनों चीजें इस एक्ट में हुई। इंडिया को इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दी गई, 2 डोमिनियन स्टेट बना दिए गए, इंडिया और पाकिस्तान। बोला यही गया था दोनों को 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस देंगे, लेकिन पाकिस्तान को फिर पहले दे दी गई थी 14 तारीख को ही। वो बोले हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, हमें इंडिपेंडेंस दे दो। तो उनको 14 को दे दी गई थी, इंडिया को 15 को दी गई थी। ओरिजिनली जो क्लेमेंट एटली थे उन्होंने बोला था 3 Feb 1948 कि इस तारीख तक इंडिपेंडेंस देंगे हम इंडिया को। क्लेमेंट एटली जब आए थे पावर में, उन्होंने बोला था हम इंडिया को इंडिपेंडेंस 3 फरवरी 1948 तक देंगे, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्होंने पहले दे दिया था। ठीक है, तो ये डेट भी पूछी गई है कि ओरिजिनली उन्होंने कब तक बोला था। ठीक है, तो वाइसरॉय की पोस्ट अबोलिश की, क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और एक गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना, इंडिया के बने लॉर्ड माउंटबेटन। उसकी स्टोरी मैंने आपको बता दी कि उनको क्यों बनाया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट कब क्रिएट की थी, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको अबोलिश कर दिया गया, वो हटा दी गई। जो टाइटल था एम्परर ऑफ इंडिया, ये टाइटल भी अडॉप्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 से, इस टाइटल को भी हटा दिया गया। देन दूसरी पोस्ट क्रिएट की गई गवर्नर जनरल की, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो माउंटबेटन इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने इंडिपेंडेंट इंडिया के, और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बने। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, लेकिन पहला इंडियन जो गवर्नर जनरल बनेगा वो था सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है। सोवरेनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बोला आप सोवरेन हो, सोवरेन का मतलब इंडिपेंडेंट, जो बनाना चाहो वो बना सकते हो। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आपने क्या बनाया है। ठीक है, तो अपनी उसे बना लो। ड्यूअल रोल प्ले कर रही थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो 2 रोल में थी। पहले तो बैठ के लॉ बनाते, फिर वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली का काम करती थी, तो फिर उन लॉ को पास किया जाता और इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाता। ड्यूअल रोल था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कब, 9 जनवरी 1946 पहला सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 24 जनवरी 1950 लास्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ये उस पहले दिन जब वो मिली, आखिरी दिन जब वो मिली, दोनों डेट पूछी गई हैं कि पहली मीटिंग कब हुई उनकी और आखिरी मीटिंग कब हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, ज्यादा हो गया। देन इसके बाद, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम कर रही थी तो उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाजा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हालांकि वो फर्स्ट नहीं थे, फर्स्ट थे सच्चिदानंद सिन्हा, एक पर्सन था, उसको बाद में पढ़ेंगे, 2nd या 3rd चैप्टर में आएगा वो। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा पहले थे, फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। वो परमानेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। जब यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, ये सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट का काम भी करती थी। पहले लॉ बनाते, फिर लॉ को पास करने के लिए वोट करते। तो जब वोट करते थे तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी। लेजिस्लेटिव असेंबली को के प्रेसिडेंट थे, अगला नाम भूल गया उनका, मावलंकर नाम के पर्सन, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। गणेश विष्णु मावलंकर, आई थिंक इनका पूरा नाम। ठीक है, जीवी मावलंकर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट की तरह काम करती थी तो ये उसको प्रिसाइड करते थे। बाद में ये इंडिया के पहले स्पीकर भी बनेंगे। इंडिया की पार्लियामेंट में लोकसभा के पहले स्पीकर बनेंगे जीवी मावलंकर। ठीक है, तो ये बैठते थे चेयर पे, प्रिसाइड करते थे। प्रिसाइड मतलब हाउस के मेन ऑफिसर होते थे जब वो पार्लियामेंट का काम करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जब वो
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम करती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड करते थे। ठीक है, तो ये ड्यूअल रोल में चल रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट स्पीकर थे जी वहां। फर्स्ट स्पीकर बने लेटर ऑन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बने और जीवी मावलंकर पहले स्पीकर बने। ठीक है, अभी स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ठीक है, और ये पहले स्पीकर भी बने थे जिनके अगेंस्ट में इंपीचमेंट मोशन लाया गया था। ठीक है, करप्शन के चार्जेस लगे थे बाद में इन पे। गवर्नेंस अंटिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने बोला कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग रूल कर लो। ठीक है, लेकिन हम तो बाद में भी इसी के अकॉर्डिंग रूल कर रहे हैं। मैंने बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेन प्रोविजन यहीं से लिया गया है। ठीक है, बस क्या किया गया है, ब्रिटिश जो पर्सनल थे उनको बदल के इंडियन बैठा दिए गए अलग अलग पोस्ट पे। लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन सबको एक्सेप्ट कर रखा था, उन सबको बोले भैया आप लोग आजाद हो, आपसे अब से आजाद हो। जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ 18 जुलाई 1947, उनको बोला आप लोग आजाद हो, अपने डिसीजन खुद लो जी, क्या करना आप लोग। सिविल सर्विसेज और एसेट्स को डिवाइड कर दिया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, और एरिया के बेस पे इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया। और ये भी बोला गया भाई आप इन चीजों को, सिविल सर्विस को रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो मत रखो। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था ये बहुत जरूरी है इंडिया की यूनिटी बनाए रखने के लिए, तो उन्होंने बोला स्टील केज ऑफ इंडिया, स्टील केज बोलते हैं उनको, IAS IPS सर्विसेज को। ठीक है, और फॉरेन रिपोर्ट्स बोलती हैं कि वर्ल्ड की मोस्ट करप्टेड ब्यूरोक्रेसी है इंडिया में। ये वर्ल्ड रिपोर्ट है कि वर्ल्ड में सबसे करप्ट कहीं ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी मतलब IAS IPS, उनको ब्यूरोक्रेट बोला जाता है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द टेबल, जो टेबल पे बैठ के रूल करता है उसको ब्यूरोक्रेट बोलते हैं, उसी को ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। ठीक है, ब्यूरो मतलब टेबल, क्रेसी मतलब रूल, तो रूल बाय टेबल। तो वर्ल्ड में बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि वर्ल्ड में सबसे करप्ट ब्यूरोक्रेसी कहां है, तो इंडिया में, हर एक रिपोर्ट में बताया कि इंडिया में सबसे करप्ट ब्यूरोक्रेसी है। फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर है जो कैबिनेट मिशन प्लान ने इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी। जवाहरलाल नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट बनाया उस काउंसिल का, तो वो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर बने बाद में इंडिया के। कंपोजिशन, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से टिल 15 अगस्त 1947 की ये इंटरिम गवर्नमेंट काम करेगी 15 अगस्त 1947 तक। इनिशियली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया, बाद में उन्होंने इंट्री ली काउंसिल में और उसको सैबोटाज किया। सैबोटाज का मतलब उसको काम नहीं करने दिया, इंटरनल सैबोटाज किया, उस चीज को काम नहीं करने दिया। ये स्टोरी मैंने आप लोगों को बता दी, इसलिए जल्दी जल्दी बताया, बाद में इसमें से पढ़ लेना। ठीक है, ये की पोर्टफोलियो थे, ये की पोर्टफोलियो पूछे गए हैं, यूपीएससी ने भी पूछे हैं। मैच कर दो कि कौन पर्सन क्या पोर्टफोलियो था उसके पास, तो ये पोर्टफोलियो आपको याद रखने हैं सारे। ठीक है, ये वाले भी और ये वाले। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ओवर है। ठीक है, कईयों को शांति रिलीफ मिला है। ठीक है, ये सारे पोर्टफोलियो आप लोग याद रख लेना, हर एक पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है। ये इंटरिम गवर्नमेंट थी, इसके बाद इलेक्शन होंगे इंडिया में 1951 में, तब एक्चुअल गवर्नमेंट आएगी। ठीक है, हालांकि इसके बाद भी ये वाली जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जैसे इसमें अगर आप देखोगे लॉ मिनिस्टर बनाया गया जोगेंद्र नाथ मंडल को, बाद में ये छोड़ के चले जाएंगे, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर बनेंगे BR अम्बेडकर। गांधी जवाहरलाल नेहरू को बोलेंगे भाई इस पर्सन को लॉ मिनिस्टर बना लो, तो उसको लॉ मिनिस्टर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये वो है, ये आपकी बुक में गिवन है, जिस बुक में से आप इनको पढ़ोगे। ठीक है, तो बुक पढ़ लो, पहला चैप्टर ओवर हो गया है, सामने सारे एक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, कैबिनेट मिशन प्लान भी, क्रिप्स मिशन प्लान भी। ठीक है, थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा होगा कुछ को, तो यूपीएससी के लिए हेक्टिक ही होगा, क्लासेस मतलब टाइम पे ही हुई है। ठीक है, 2 ही घंटे के लिए, ज्यादा नहीं लिया आप लोगों को, कहीं और लग रहा हो कि लंबी क्लास हो गई है। ठीक है, कल वाली क्लास से हम लोग अभी अल्टरनेट करेंगे, एक दिन करंट अफेयर, एक दिन पॉलिटी, करंट अफेयर पॉलिटी। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम करंट अफेयर करेंगे, परसों से सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो तब तक आप लोग पहले चैप्टर का रिवीजन कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मैंने पहले ही बताया था, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आए हैं।
ठीक है, क्योंकि यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री भी पैरेलल में चल रही है और पॉलिटी भी चल रही है। डन।